सर। अरे नमस्कार जी सर, वेलकम सर, वेलकम सर। कम्युनिटी बहुत इंतजार कर रही है आपका सर। बिल्कुल, आज वैसे तो मेरा एक जो है वो ट्रेनिंग क्लास थी, चलो मैं उसका रिकॉर्डेड सेशन जो है वो ज्वाइन कर लूंगा। तो जी जी। मोहर सिंह जी ने आज जो मीटिंग रखी है, और तो उनके निवेदन पे जो है मैंने मीटिंग को, उसको जो है ट्रेनिंग को एक बार रिकॉर्डेड सेशन जो है मैं अटेंड कर लूंगा। तो आज का अपना मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा मोहर सिंह जी? देखिए सर, मैंने वैसे कोई विशेष एजेंडा नहीं रखा है। हम आपको और शेखावत सर को सुनना चाहते हैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में। तो ओके। काफी हमें इसके बारे में अच्छी तरह से हम गाइडलाइन दे सकते हैं। हमारे साथी अगर उनकी कोई क्वेरी रहेगी तो वो भी हम उसके पर भी बातचीत करेंगे थोड़ी। चलिए, तो आज का अपना सेशन जो है वो इंटरेक्टिव सेशन अपन रखते हैं, यानी कि सबको माइक एंड म्यूट करने की फैसिलिटी जो है वो रहेगी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे महागुरु हैं शेखावत सर, जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन हमसे पहले जो है उस चीज से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के भी जो है वो टच में हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन के पास्ट के बारे में, एमएसटी ब्लॉकचेन के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी रोशनी जो है वो महागुरु डालें, और उसके बाद में जो है वो अपन बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करनी होगी, तो क्वेश्चन आंसर टाइप से भी हम जो है सेशन को आगे बढ़ा लेंगे फिर। जी सर, ओवर टू यू शेखावत सर। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने सबसे पहले मुझे मौका दे दिया। तो दोस्तों, जो मैं राकेश शेखावत हाथरस के उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से हूँ। और इस ब्लॉकचेन के बारे में हमने सुना था लास्ट ईयर, यानी 2024 को। 2024 को हमने इसके बारे में सुना था। और सुना किस तरीके से था, मेरे ग्रेट अपलाइन अजय शर्मा जी हैं, जो इस समय हाल में जो जयपुर में रह रहे हैं। उनके एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि एक इंडियन ब्लॉकचेन आ रही है। उन्होंने कहा बहुत सारी ब्लॉकचेन आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। फिर उन्होंने एक बात कही थी कि ये ब्लॉकचेन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 19 अक्टूबर को, यानी 19 अक्टूबर को एक ब्लॉकचेन समिट हुआ है, और उसमें इसने अपने आप को प्रेजेंट किया है। हमने कहा ब्लॉकचेन समिट में अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो क्यों नहीं देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट, वो जो इंडियन ब्लॉकचेन है उसको देखा जाए। तो हम गए थे दिवाली के ठीक दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ से गए थे। और ये बात है 5 नवंबर के आसपास की बात है 2024 को। और हम गए थे पुणे। पुणे इसके जो को फाउंडर हैं प्रमोद बराटी जी, उनके साथ 2 दिन लगातार मीटिंग चली। समझिए 2 दिन की मीटिंग में कितना कुछ क्लियर किया होगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट लिया और किसी ने बता दिया और भरोसा हो गया हो, कि बहुत सारी जगह पे लोगों ने बहुत सारे धोखे खाए हैं, और हमने भी खाए थे। तो वो डर हमेशा बना रहता है। तो वो डर रिपीट न हो, इसी की वजह से ही हमारी 2 दिन मीटिंग में एक एक चीज देखी, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स तक देखे कि हाँ डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो एसटीपीआई के साथ में इनका एक एग्रीमेंट लेटर भी देखा। एग्रीमेंट लेटर नहीं, एग्रीमेंट की पूरी कॉपी थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जो कि ब्लॉकचेन के और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और उसका एक स्पेशल पार्ट है जो कि उसको बोलते हैं एपेरी। तो ये सब सारी चीजें देखें और इनका विजन देखा, कि क्या विजन है, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, उन सारी चीजों को देखते हुए फिर एक बात और थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी सही, मैं भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करूंगा। प्लस अगर वहां कोई दिक्कत भी आती है तो ये ब्लॉकचेन मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये कभी बंद नहीं होने दूंगा। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी देश से जो चलाना पड़े, लेकिन इसे चलाऊंगा। यानी जब इतनी बात कही तो कई चीजें हमारे लिए एक प्लस में रही। हमने कहा ये बंदा इसको जो जरूर ले जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह भी थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, उनको देख करके फिर हमने नवंबर में स्टार्ट किया। और नवंबर में स्टार्ट किया 2024 को, और चलते चलते 2025 का भी नवंबर निकल गया, और 2026 शुरुआत हो चुकी है। डे 1 से स्टार्ट किया, जब से ब्लॉकचेन के इनका अपना एफिलिएट का प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था,
लेकिन हम दोनों गए थे तो हम दोनों ने शुरू कराया। उस समय तो कुछ भी नहीं था, न बताने के लिए था, न दिखाने के लिए था, न कोई हम फेथ दे सकते थे, लेकिन एक भरोसा लेके आए। भरोसा किस चीज से लेके आए? जो हमने अपनी खुली आंखों से देखा उसे लेके आए, काम शुरू किया, रजिस्ट्रेशन शुरू कराए, वैलिडेटर बनते चले गए। फिर एक प्रोग्राम रखा था 19 जनवरी को दिल्ली में, दिल्ली में लीडर्स प्रोग्राम रखा था। वहां से फिर एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आया। आते आते फिर इतना तेजी से होता चला गया कि बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारी मैगजीनों में एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आने लग गया। बहुत सारे, कई यूनिवर्सिटियों में, कई सारे टेक्निकल कॉलेजों में एमएसटी ब्लॉकचेन के प्रोग्राम शुरू हो गए। और जब वो प्रोग्राम शुरू हो गए तो ये सब सारी चीजें आती गई। हाँ, अगर सोचो, अगर कहीं पे भी झोल मोल का काम होता तो ये इतने ओवर और इतने ओपन होके नहीं आते। और वो भी आईएनआर में, इंडियन रुपीज में कोई मामूली बात नहीं है इसके काम को करना इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफी सख्त है। तो वो सब सारी चीजें कंपनी मास्टरस्ट और टेक्नोसॉफ्ट के नाम से रजिस्टर्ड हुई। और इसमें महेंद्र सिंह धोमसे फाउंडर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर, प्रमोद बोराटे, ये दो लोगों ने थे। अब तीसरे स्वपन डेले भी इसके एक डायरेक्टर के रूप में इस समय और आए हैं। तो यानी एक बहुत बड़ा विजन लेकर के इन्होंने शुरुआत की है। ये तो रहा अब तक का सफर। आगे के सफर की भी तैयारी इनकी बहुत अच्छी है। रियल प्रोजेक्टों में और जाने के लिए है, जैसे कि ब्लॉकचेन पे होते हैं, और रियल प्रोजेक्ट किस तरीके से और बहुत सारी चीजों के चल रहे हैं। सपोज करिए कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उस वो प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमें किसी के अंदर इतने इतने कैपेबल नहीं है कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को ले सकें। तो उसके लिए टोकनाइजेशन करके और रियल से कनेक्ट करने के लिए इनकी जो है प्लानिंग अच्छी चल रही है। तो वो सब सारी चीजें कम्युनिटी से होती हैं। और कई चीजें इन्होंने अपना लाइव भी की है, जैसे बडी है, एक एआई बोट है, वो भी इस समय लाइव है। और फ्रैक्शन सेलिंग का लाइव है। और इनका डिसेंट्रलाइज एक वॉलेट है ब्रिस्की के नाम से, वो लाइव है। और आपका वोटिंग राइट्स वाला आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती जा रही हैं। अब ये मान चलिए कि ये बनती जा रही हैं, तैयार हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। अब इनको डेवलप होने की का समय आने वाला है। इनको यानी पॉलिश करके, चमका करके मार्केट में लाने की वाली बात रहेगी। यानी स्ट्रक्चर ये बना के अपने रेडी हो चुके हैं। बैक एंड में बहुत बड़ी टीमें इनके साथ में काम कर रही है। यानी अभी तक के समय में किसी भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह के प्रोग्रामों का फिजिकल ऑफिस कम ही आपने सुने होंगे। लेकिन इनका जो अपना ऑफिस पूना में, पिंपरी में है, और 23 जुलाई को इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था। बहुत सारी कम्युनिटी ने अपने रियल खुली आंखों से उसका उद्घाटन देखा था। तो ये सब सारी चीजें रियल थ्री से कनेक्ट करते जा रहे हैं। और कम्युनिटी के लिए भी एफिलिएशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें देते जा रहे हैं। जैसे कि अभी पास्ट में इन्होंने अभी रिसेंटली तो एक गोवा का इवेंट रहा है, और इससे पहले बाली का, इंडोनेशिया का था। इंडोनेशिया का बहुत बड़ा इन्होंने इवेंट दिया था। आने वाले समय में आने वाला है यहाँ का वियतनाम का। तो इस तरीके से एफिलिएशन में भी बहुत सारी चीजें चलती जा रही हैं और चलती रहेंगी। अब इसके जो नोट सेलिंग का जो प्रोग्राम है उसको 6 फेजों में दिया गया है, और 6 फेज में से पहला फेज जस्ट फिनिश होने के कगार पे, कभी भी फिनिश हो सकता है। सेकंड फेज शुरू होने वाला है। तो टोटल 42 नोडों में डिवाइडेशन था, और वो 42 नोडों को अब श्रिंक करके 21 में फाइनल किया है। और 21 नोड रहेंगे, जिससे कि फास्ट सेलिंग इसकी रहेगी। तो अभी मौका है, जो लोग अभी वैलिडेटर नहीं बन पाए हैं तो यहाँ से फास्ट वैलिडेटर बन सकते हैं। अगर कोई एफिलिएशन का काम करता है इसके अंदर, तो 5% से लेकर के और 20% का उसका मनी मार्जिन भी यहाँ से रेफरल का बनता है। तो चलिए चलते हैं। बाकी मनी सर से भी आज हम खुद और सीखना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके अनुभव के लिए। और उन्होंने ये कोर्स वगैरह किए हैं, और जैसे कि अभी बता भी रहे थे कि उनका क्लासेस चल रही है और क्लास को छोड़ के आए। तो मनीष सर, हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, जो कि आपने अपने कीमती समय को
और हम लोगों के लिए दिया और मोहर सिंह सर की कम्युनिटी के लिए दिया। तो थैंक यू सर, वेलकम सर। मनीष सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ और थैंक यू। आपने जो है वो हमें एक एमएसटी ब्लॉकचेन का एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया आपने डे 1 से, जब आपने शुरुआत की, किस तरह से आप जो है वहां पे गए, इनके फाउंडर से मिले और किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ऑलरेडी काफी सालों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपका भी जो है वो फील्ड का है, मार्केट का है, तो आपने उस एक्सपीरियंस के आधार पे जो है वो इन चीजों को कसौटी पे कसा और फिर जो है इसको प्रमोट करना शुरू किया। तो जब एक काबिल व्यक्ति जो है किसी चीज को देख और परख लेता है तो बाकी लोगों को जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है उस चीज को समझने में या फॉलो करने में। तो यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, जब मेरे पास में इसके बारे में जानकारी पहुंची और मेरे पास में जो है वो ऐसे मान लीजिए कि माध्यम तो उसका शेखावत सर ही रहे। शेखावत सर के साथ में जो है देवेंद्र कुमार पॉल हैं, कल कोलकाता से, उनके थ्रू जानकारी मिली। चंदन दास जी जो है आसाम से हैं और मेरे काफी पुराने मित्र हैं, और चंदन दास जी ने ये सिस्टम के बारे में जो है एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में मुझे जानकारी भेजी। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज जो है भेजी मुझे, जो मुझे बहुत क्लिक की। यानी कि काफी सालों से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से, ब्लॉकचेन से, इनसे कनेक्टेड था, लेकिन एक चीज जो थी वो आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कहीं भी देखने को मुझे नहीं मिली थी। और उसी चीज ने मेरा ध्यान जो है आकर्षित किया, वो था कि उन्होंने साथ में एक जो है इनवॉइस भेजी, जीएसटी पेड की इनवॉइस भेजी, और जो उन्होंने फ्रैक्शन खरीदा था उसका उन्होंने मुझे वो इनवॉइस वाला पेज जो है वो मेल साथ में किया, मुझे उसका जो है व्हाट्सएप पे मुझे भेजा। और मैंने जब उसको देखा तो एक चीज जो है दिमाग में क्लिक की कि ये इंडिया में पहली बार होने जा रहा है कि कोई ब्लॉकचेन या क्रिप्टो सेक्टर की कंपनी जो है वो अपने फ्रैक्शंस जो है वो आईएनआर में सेल कर रही है और जीएसटी इनवॉइस दे रही है। तो इसके बारे में जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है डेली व्हाट्सएप के थ्रू आती रहती हैं, हर चीज पे जो है वो इस तरह से ध्यान जो है वो नहीं जाता है। और लेकिन इसमें बिल्कुल कुछ हटके था, इसलिए जो है मैंने तुरंत प्रभाव से जो है इसको स्टडी करना शुरू किया। 2-2:30 बजे मुझे जो है उनका मैसेज मिला था, फोन आया था मेरे पास में, और जो भी जानकारी उनके थ्रू मिली मुझे और जो भी जानकारियां उनसे मिली, मैंने उनको जो है क्रॉस वेरीफाई किया। जैसे अभी बात शेखावत सर भी बता रहे थे कि एसटीपीआई से इसका जो है वो इंक्यूबेशन हुआ, मैंने सारी चीजें जो है वो क्रॉस वेरीफाई की। और यहाँ तक कि जो है मैं बाद में जो है वो एसटीपीआई के ऑफिस भी मैं गया था, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 18 के अंदर, और वहां पे भी मैंने काफी सारी चीजें जो है इसके बारे में जानी। लेकिन जैसे ही मुझे कंसेप्ट जो है मिला था, मैंने 2-2.5 घंटे के अंदर इसका पूरा एनालिसिस करके ऑनलाइन तरीकों से, जितनी तरीके मुझे पता थे उन सब तरीकों से मैंने जो है वो इसको री-वेरीफाई किया, रीचेक किया, अपने एंगल से सारी चीजों को जांचा। और उसके बाद में लगभग 4:30 बजे जो है 6 जनवरी को, यानी आज से लगभग 1 साल पहले, मैंने इसका पहला फ्रैक्शन जो है वो खरीदा था और इसके अंदर जो है वो एंटर हुए थे। और किसी चीज के अंदर एंटर हुए बगैर जो है उसकी और ज्यादा डीप जानकारी जो है वो पाना मुश्किल होता है। तो मैं इसमें एंटर हुआ और उसके बाद में अपनी जानकारी, जागरूकता बढ़ाता गया, साथ साथ अपने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी जो है बढ़ाता गया। और जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो मैंने आगे इसके बारे में लोगों को बताना भी शुरू किया। दिन में जो है 3-3, 4-4 जूम मीटिंग्स करके और जो है वो मैंने इसकी शुरुआत की। लगभग आज जो है 20,000 लोगों का जो है इसमें कम्युनिटी क्रिएट हो चुकी है और काफी अच्छी अर्निंग पिछले 1 साल के दौरान जो है एफिलिएट प्रोग्राम से भी जो है वो आई है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लॉकचेन और इनका भविष्य, हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो स्पेशल क्यों है, और ऐसी सारी चीजों के ऊपर अपन जो है बात करने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन जो है वो आने वाला जो है भविष्य है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारे जितने भी बैंक होते थे उनमें नॉर्मल जो है वो हाथ से जो है पासबुक में एंट्री हुआ करती थी, उनके अंदर रिकॉर्ड सारा जो है वो मैनुअली मेंटेन किया जाता था। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो भी
बैंक की ब्रांच थी, वो बड़े गर्व से जो है उन पे लिखा करती थी कि कंप्यूटरीकृत ब्रांच, और हमारी ब्रांच यानी कि फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। तो वैसे ही अभी आने वाले टाइम में जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक की ब्रांचेज या बैंक्स जो है वो ये भी आपको लिखा हुआ साइन बोर्ड पे मिलेगा कि ब्लॉकचेन इनेबल्ड ब्रांच, वी आर प्राउडली अनाउंस दैट वी आर ए ब्लॉकचेन इनेबल्ड ब्रांच, कि हमारा सारा डाटा जो है ब्लॉकचेन पे सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह की चीजें भी आपको आने वाले टाइम में जो है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस दिशा में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है वो लगभग 2015 से ही काम करना शुरू कर दिया था। और हमारे जो उस टाइम माननीय मंत्री थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस दिशा के अंदर जो है वो कदम उस टाइम बढ़ा दिया था। और 2015 से ही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डाटा को स्टोर करने के लिए भी जो है वो कार्यरत है। और आप सभी को जानकारी दे दूं कि अभी जो हमारे सीबीएसई के जो 10th और 12th के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सारे के सारे जो है वो अपलोड होते हैं आज की डेट में ब्लॉकचेन के ऊपर। क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी तो उसका एक पार्ट है, कॉइन्स, और ये चीज तो जो है क्रिप्टोग्राफिक टोकन तो जो है वो ब्लॉकचेन का एक पार्ट है कि क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी उस पर जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे मेजर जो चीज है कि ब्लॉकचेन का सबसे मुख्य काम होता है कि डाटा को सुरक्षित रख जो है स्टोर करना, एक ऐसा स्टोरेज मीडियम डाटा को स्टोर करने का जिसमें डाटा जो है वो न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसकी मल्टीपल कॉपीज होती है, बहुत सारी जगह से वेरीफाई करने के बाद में किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिकॉर्ड किया जाता है। और तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो जो भी हमने डाटा डाला है उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। इसलिए जो है सबसे सुरक्षित मीडियम जो है वो ब्लॉकचेन होती हैं किसी डाटा को स्टोर करने का। अब बात यह कि हर ब्लॉकचेन जो है जो भी पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन जो है काफी सारी तरह की होती हैं, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, उसके अलावा जो है एंटरप्रेन्योरल ब्लॉकचेन भी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्लॉकचेन होती हैं। लेकिन जो सबसे हम जिस चीज को ज्यादा जानते हैं वो है पब्लिक। मींस जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन किसी कंपनी ने, जैसे रिलायंस है या और है, उसने अपने लिए पर्सनली एक ब्लॉकचेन का निर्माण किया और जो है अपने कंपनी का सिर्फ जो है डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको यूज करें, प्राइवेटली दूसरे किसी का उस पे यूज नहीं हो रहा है, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन कह सकते हैं। और उसका जो भी सर्वर्स का और का खर्चा जो है वो खुद ही वहन करते हैं। लेकिन जो भी पब्लिक ब्लॉकचेन्स होती हैं, जैसे आप जो प्रमुख नाम जानते हैं, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, ट्रोन हो गया, रिपल हो गया, या जितनी भी और भी ब्लॉकचेन्स आप जानते हैं, पॉलीगन और हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं और ओपन सोर्स हैं, कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है और इनके ऊपर जो है अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकता है, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है। तो ये सारी की सारी पब्लिक ब्लॉकचेन होती हैं। और पब्लिक ब्लॉकचेन के डाटा को स्टोर करने के लिए सर्वर्स वगैरह की तो हर एक कोई जरूरत होती है, और उन सर्वर्स का जो मेंटेनेंस का खर्चा या उनको एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा और उनके ऊपर जो पावर कंजप्शन का खर्चा, उसको वहन करने के लिए हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव टोकन होता है, एक नेटिव कॉइन होता है, जो उस ब्लॉकचेन की गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि उन्होंने भी जो है वो खर्चा उस चीज का सबका निकालना होता है, जो पीछे उनके सर्वर सेटअप्स लगे होते हैं, जो सर्वर के नोड्स जो बिजली कंज्यूम करते हैं। और गैस फीस नाम भी वहीं से है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर तो जो है वो पेट्रोल पंप कहते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो है उनको गैस स्टेशन कहते हैं, और ज्यादातर जो है वो वहां पे गैस से जो है वो चीजें चलती है, और गैस फीस जो है वो शब्द वहीं से निकल के आया है। तो क्योंकि सबसे पहले जो बिटकॉइन है उसको वैलिडेट करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शंस को जो है स्टोर, वैलिडेट और जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए जो सर्वर सेटअप्स लगते थे और बहुत ज्यादा हाई जो है बिजली वगैरह कंज्यूम करते थे, क्योंकि सारा काम भी उनका जो है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर होता था। उसके बाद में जो इथेरियम ने जो है इस चीज को, ये बड़ी प्रॉब्लम जो थी पावर कंजप्शन वाली, और इससे हटके कुछ जो है वो नया इनोवेशन किया उन्होंने, जो है प्रूफ ऑफ स्टेक नाम की टेक्नोलॉजी को लेके आए।
और जिससे कि जो है वो पावर कंजप्शन कम हुई, लेकिन फिर भी जो है वो बिल्कुल जीरो नहीं की जा सकती इस चीज को। इसलिए जो है वो गैस फीस नाम की चीज जो है वो हमेशा रहने वाली है ब्लॉकचेन के साथ में। तो यहाँ पे बात करें कि जिन कॉइन का प्राइस जो है बढ़ता चला गया, उनकी गैस फीस हालांकि शुरू में कम थी, गैस फीस जो है आज भी वही है। यानी कि बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की गैस फीस जो रहती है पर ट्रांजैक्शन जो अप्रोक्सीमेट 0.00001 जो है के आसपास रहती है। तो वो, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस ही जब 1 करोड़ रुपए हो गया, तो वो पॉइंटों के अंदर भी जो है वो 1,000 रुपए से ज्यादा की कीमत जो है लगने लग गई पर ट्रांजैक्शन की। और इसी तरीके से इथेरियम का भी प्राइस बढ़ने से उसकी भी जो है गैस फीस जो है ऑटोमेटिकली हाई होगी। वो वैसे स्टेबल है कि रहती पॉइंटों में उतनी है जितनी डे वन से थी, लेकिन उसकी कीमत ही इतनी बढ़ गई है। तो यहाँ पे बात करें कि जो पुरानी ब्लॉकचेन्स है उनके साथ में एक तो ये है कि उनकी गैस फीस ज्यादा लगती है, दूसरा वो उनमें जो है नेटवर्क कंजेशन ज्यादा रहता है, स्पीड जो है उनकी कम है, टेक्नोलॉजी पुरानी है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए नई नई ब्लॉकचेन जो है उनका जो है वो निर्माण होता रहता है। तो हमारे इंडिया के जो डेवलपर्स हैं वो भी पीछे नहीं है इस काम में, और उन्होंने भी जो है जैसे इथेरियम की भी जो प्रॉब्लम थी एक स्केलेबिलिटी की और जो है वो स्पीड की समस्या थी, उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने भी जो है वो पॉलीगन नाम की जो है लेयर 2 ब्लॉकचेन का निर्माण किया और उसको एक फोर्क के रूप में, इथेरियम की एक फोर्क के रूप में जो है आज इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इथेरियम की भी स्पीड जो है बढ़ी है और पॉलीगन स्वतंत्र रूप से भी जो है वो काम करती है। और तो यानी कि वो भी इंडियन ब्रेन्स ने ही जो है डेवलप की थी, और जो हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन है वो भी इंडियन ब्रेन्स ने ही डेवलप की है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन एक पूरी तरीके से बिल्कुल एक स्वतंत्र लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और जिसका विचार जो है वो सबसे पहले आया प्रमोद बोराटे सर और महेंद्र दोमसे सर के दिमाग में, जो इसके फाउंडर है। जैसे हम कहते हैं ना कि ताजमहल जो है वो सबसे पहले कहाँ बना, तो वो आगरा में बनने से पहले शाहजहां के दिमाग में बना था। तो उसी तरीके से जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का निर्माण जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे फाउंडर्स के दिमाग में ये चीज आई और उन्होंने इसका निर्माण कार्य जो है, और जब कोई चीज आपके दिमाग में आती है तो फिर उसके लिए जो है आप प्रयास करते हैं तो रास्ते मिलते चले जाते हैं। उनका एक सोच साथ में ये भी थी कि हमें जो है ब्लॉकचेन का तो निर्माण करना ही करना है, लेकिन हम जो है वो इंडियन एंटाइटी के अंदर रहते हुए भारत के जो है कंपनी अधिनियम या जितने भी रूल्स रेगुलेशन उनको हम फॉलो करते हुए जो है इसका निर्माण करेंगे। और तो यहाँ पे जो है वो इसको एक लीगल फॉर्मेट जो है वो अमली जामा पहनाने में जो है एक तरीके से हमारे फाउंडर्स का बहुत बड़ा योगदान भी है, बहुत बड़ा कलेजा भी है उस, क्योंकि इस तरह का प्रयास आज से पहले किसी ने नहीं किया था। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो एक फ्लैगशिप कंपनी है। यानी कि जो फ्लैगशिप कंपनी उसको कहते हैं, पायनियर कंपनी उसको कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में सबसे पहले आने वाली कंपनी होती है और यानी सबसे आगे झंडा उठाकर जो चलती है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो एक पायनियर कंपनी है इस क्षेत्र के अंदर, और उनको साथ मिला लीगल जो है वो स्टेटस दिलवाने के अंदर फैदम लीगल कंपनी, जो एक लॉ फर्म है और जिसकी फाउंडर है इशिता शर्मा मैम जो है। और आपने देखा होगा कि जो फ्रैक्शन जो है वो एक वैसे तो डिजिटल एसेट है, फ्रैक्शन जो है वो एक डिजिटल एसेट है, और हमारा जो इनवॉइस आती है उसके ऊपर आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट या सर्विस का एक एचएसएन कोड होता है। शुरू में जब हमारे इनवॉइसेस जनरेट होते थे, यानी कि जनवरी 2025 में जब मैंने शुरुआत की थी, तब हमारे इनवॉइस के ऊपर कोई एचएसएन कोड भी नहीं था। यानी इतना नया सेक्टर था कि अलग से इस चीज के लिए गवर्नमेंट के जीएसटी रूल्स के अंदर जो है वो कोई एचएसएन कोड भी प्रॉपर नहीं था। अभी जो है आप अब के इनवॉइस देखेंगे तो उनपे एक प्रॉपर एचएसएन कोड भी आता है, एसएससी एचएसएन कोड भी उसके ऊपर जो है वो डेजिग्नेटेड है। यानी कि अब जो है वो जीएसटी ने भी फ्रैक्शंस को एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी है। जीएसटी अधिनियम के अंदर भी जो है एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी गई है फ्रैक्शंस के लिए। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे जो है एमएसटी ब्लॉकचेन की और हमारे लीगल डिपार्टमेंट की, कि उन्होंने जो है वो फ्रैक्शनलाइजेशन को जो है बिल्कुल गवर्नमेंट के सामने लीगली प्रूव किया और उसको लीगली जो है वो सेल कर रहे हैं फ्रैक्शंस को। अब बात करते हैं कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है उसने एक बिल्कुल नया काम भी किया,
वो है कि आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो फ्रैक्शनलाइजेशन नाम की जो चीज है, उसका इजाद भी यहीं पे हुआ है। यानी कि उससे पहले जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं, उनके अंदर नोड्स होते हैं, नोड सेलिंग प्रोग्राम उनके चलते हैं, लेकिन एक कंप्लीट नोड ही जो है वो, या भले नोड छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट नोड ही जो है वो लोग जो है वो लगाते थे, बनाते थे, या जो है वो परचेज करते थे। लेकिन पहली बार जो है, और उसके अंदर जो है, जैसे मैंने शायद मेरी पिछली मीटिंग आप लोगों ने अटेंड की हो, तो क्या होता है कि एक नोड सेटअप करने के लिए जो है वो आपको हार्डवेयर सेटअप भी लगाना पड़ता है, उसके साथ में लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉलेज दोनों चाहिए। एक आप तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर आप होने चाहिए, तभी आप जो है वो नोड सेटअप कर सकते हैं, या नोड के फायदे जो है, किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का फायदा आप टेक्निकल एक्सपर्ट होने के बाद में उठा सकते हैं। आम जनता के लिए ये चीजें पहले उपलब्ध नहीं थी, और हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के फाउंडर्स ने जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो कर दिया है, कि हमने सिर्फ जो है वो एक छोटी सी कीमत चुका के इसका एक फ्रैक्शन हम ऑन करते हैं, यानी कि पूरा एक नोड की बजाय उसके 70,000 फ्रैक्शन किए उन्होंने, और जिससे कि हर एक की रीच में आ सके, हर आदमी इजीली अफोर्ड कर सके जो है वो वैलिडेटर बनना। तो यहाँ पे हम जो फ्रैक्शंस परचेज करते हैं, उसके पीछे जो भी हार्डवेयर सेटअप है, जो भी टेक्निकल जो टीम है जो काम करती है, वो सारा का सारा हेडेक जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन ने लिया हुआ है, और हम सिर्फ जो है यहाँ पे इसके एक छोटी सी राशि पे करके और फ्रैक्शन परचेज करके उसके ब्लॉकचेन के एक तरीके से ओनर या पार्टनर हो जाते हैं। जैसे हम जो है टाटा मोटर्स को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन टाटा मोटर के शेयर खरीद सकते हैं, और शेयर धारक भी जो है वो एक जो है वो स्टेक होल्डर होता है, एक पार्टनर होता है छोटा मोटा। और जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर कितनी भी मात्रा में खरीद सकते हैं, हर एक की कैपेबिलिटी है, कोई एक खरीद सकता है, कोई 100 खरीद सकता है, वैसे यहाँ पे भी हम जो है एक फ्रैक्शन खरीदें, 100 खरीदें, 1000 खरीदें, वो हमारी कैपेबिलिटी पे, हमारी पॉकेट पे, हमारी समझ पे, उस पे डिपेंड करता है। और जो है वो एक तरीके से एक अभूतपूर्व जो है हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो आई है, और इस सेक्टर की ये पहली कंपनी है। उसके बाद में हो सकता है कि इस तरह की ब्लॉकचेन जो है इंडिया में बाद में इसकी कॉपी करके इसके पच्चीनों पे चलते हुए कोई और भी आने वाले कल को हो सकता है, लेकिन जो सबसे आगे चलता है, जो पायनियर कंपनी होती है, वो खैर जो है वो मीलों आगे निकल चुकी होती है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इस चीज को क्रॉस वेरिफिकेशन आप जो है वो आज की डेट में तो एआई टूल्स हमारे पास में सारे अवेलेबल हैं, भले ही आप ग्रॉक पे चेक करें, जेमिनी पे चेक करें, या आप जो है चैट जीपीटी पे चेक करें, जो भी आप जो है एआई टूल यूज करते हैं, उसके ऊपर आप जो है इन सभी चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, क्या इससे रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप जो है वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मीटिंग्स के अंदर जो है आपको कुछ जो है वो चैट जीपीटी या इनसे भी जो है वो क्वेश्चनिंग आपको मैंने जो है वो पहले भी शो की है। तो अभी जो है ये अगला जो सवाल जो आता है कि हमें यहाँ पे दो तरीके से जो है वो फायदा मिलता है फ्रैक्शन ओनर होने का। पहला ये है कि हम फ्रैक्शन ओनर्स हैं, वैलिडेटर हैं, तो हमें वैलिडेटर रिवार्ड जो है मिलते हैं डेली। हम जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, और उनके बदले हमें जो वैलिडेटर रिवार्ड मिलते हैं वो हमें इसके नेटिव टोकन के रूप में, यानी एमएसटीसी कॉइन्स के रूप में जो है मिलते हैं। आज की डेट में 10.29 जो है हमें मिलते हैं, और टू बी एग्जैक्ट जो है 10.2857 एंड सो ऑन जो है वो काफी सारे आगे डिजिट्स के अंदर जो है ये रहती है, लेकिन राउंड फिगर में उसको हम 10.29 जो है एमएसटीसी कॉइन हमें डेली के डेली जो है यहाँ पे मिलते हैं आज की डेट में। क्योंकि अभी जो है वो 8 नोड जो है वो हमारे लाइव हैं, और हर एक के अंदर 70,000 फ्रैक्शंस हैं। 57,60,000 कॉइन्स जो है हमारी ब्लॉकचेन के डेली मिंट होते हैं। हर 3 सेकंड में 200 एक ब्लॉक बनता है और उसके साथ 200 कॉइन बनते हैं, तो पूरे 24 घंटे के अंदर यानी 57,60,000 जो कॉइन बनते हैं, और 8 नोड के 70,000 फ्रैक्शन यानी 5,60,000 फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करें तो 10.29 जो है
वो राउंड फिगर में निकल के फिगर आता है। तो हमें साथ में तो ये कॉइन मिल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है 10, 20, 30 रुपए जो है उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। यानी हमने डे वन से जब शुरुआत की थी उस टाइम 1000 प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपए से फ्रैक्शन की शुरुआत हुई थी और आज वो 2300 रुपए से ऊपर उसकी कीमत जो है वो निकल चुकी है। तो यानी कि दो तरीके से हमें यहाँ पे फायदा मिलता है। एक तो फ्रैक्शंस की कीमत बढ़ने से हमें फायदा मिलता है क्योंकि ये भी एक ट्रांसफरेबल जो है वो असेट है और हर जितने आपने फ्रैक्शन खरीदे हैं हर एक फ्रैक्शन का एक बिल्कुल यूनिक नंबर है। हर फ्रैक्शन का एक अलग नंबर है। अगर आप अपने एमएसटी स्कैन के ऊपर जाके देखेंगे तो आपके पास में यानी कितनी वीएनएफटी है, वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन कितने हैं, वो संख्या भी आपको नजर आ जाएगी। आपका एड्रेस जैसे ही वहां पे डालेंगे आपके पास में कितने एमएसटीसी कॉइन है वो भी नजर आ जाता है, कितने आपके पास में वीएनएफटी है वो भी वहां पे काउंटिंग आ जाती है और प्रॉपर हर वीएनएफटी का क्या नंबर है, यूनिक आईडी उसकी क्या है, वो भी हमें वहां पे हम चेक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में जो है वो फ्लैट नंबर 801 है, मेरे पास में जो है वो 802 है, किसी के पास में 803 है, किसी के पास में 10 एक जो है वो फ्लैट एक साथ ही ले रखे हैं। यानी कि एक बिल्डिंग है उसमें हमने कोई फ्लैट, अब पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, किसी की कैपेबिलिटी एक फ्लैट खरीदने की है, किसी की 10 की है, उसके अकॉर्डिंग हमने खरीद लिए तो उस फ्लैट की कीमत भी बढ़ती जा रही है समय के साथ में और साथ में उसका किराया भी मिल रहा है। या जैसे अपन शेयर का एग्जाम्पल लें कि शेयर की कीमत भी बढ़ती जा रही है साथ में डिविडेंड भी मिलता जा रहा है, वैसा ही हमारे साथ में यहाँ पे है कि फ्रैक्शन के हमें डेली वैलिडेट रिवार्ड जो एमएसटीसी कॉइन के रूप में मिल रहे हैं और साथ में हमारे फ्रैक्शन की कीमत भी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में जो है ये एक दूसरे को ट्रांसफरेबल भी होंगे, आप एक दूसरे को बेच भी पाएंगे, रीसेलेबल भी होंगे। जैसे हम कॉइन एक दूसरे को सेल करते हैं वैसे ही कोई फ्रैक्शन, क्योंकि जब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे फ्रैक्शन कंपनी एंड से, तो हम जो है वो पर्सनली जो है वो एक दूसरे को बेचना भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कॉलोनी है जिसमें प्लॉट्स कटते हैं तो डेवलपर जो है वो कहता है कि आप जो है एक सर्टेन संख्या में प्लॉट में बेच लूं, उसके बाद जो है आप जो है रीसेल में इनको जो है बेचना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले रीसेल के अंदर जो है एक बार आप ना बेचें, उसमें आप लोगों का ही फायदा है। तो यहाँ पे जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में हम जो है अब एक दूसरे को भी जो है ये फ्रैक्शन जो है वो सेल कर सकते हैं। जब हो सकता है कि एक फ्रैक्शन की कीमत 5000, 10,000 या 20,000 रुपए हो तो हमने हो सकता है कि 1000 रुपए के अंदर ही फ्रैक्शन खरीदा हो, हमारे पास में हजारों फ्रैक्शन हो तो हम रीसेल करके भी उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे जो है कि एक चीज और आती है कि कॉइन की प्राइस की बात भी आती है। तो कॉइन का प्राइस जो है वो खैर कंपनी अपने एंड से जो है कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकती और अगर ऐसा होता तो इथेरियम जो है वो $1,00,000 का कर लेते, वो $4,000 के ऊपर ही नहीं रहता। या पॉलीगॉन जो है अभी 15-16 सेंट के आसपास कीमत है तो उसको जो है वो $100 के आसपास कर लेते। तो ये जो है डिपेंडेंट होती है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या कम से कम कीमत भी हमें मिले तो भी हम फायदे में है क्या। यानी कि हमें जो है बड़े की आशा रखनी चाहिए लेकिन छोटे के लिए भी जो है वो तैयार रहना चाहिए। माइंड मेकअप हमने बहुत बड़ी, अगर किसी चीज से हम आशा लगा लेते हैं, सिर्फ इसी से नहीं, किसी चीज से हम बहुत बड़ी अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा पे वो चीजें नहीं खरा उतरती हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो दुख महसूस होता है। लेकिन पहले दिन से ही जो है मेरी मीटिंग्स के अंदर शायद मोहर सिंह जी ने अटेंड की हो तो मैंने जो है वो शुरू से ये बताता रहा हूँ कि अभी जैसे बात करें कि लगभग 2,000 रुपए का एक फ्रैक्शन है और आपको अगर 10 कॉइन भी डेली आ रहे हैं और 10 कॉइन का अगर प्राइस अगर 10 पैसे भी है, मान लो बेस प्राइस जो है जैसे अपने को अभी ब्रिज की वैलेट पे दिख भी रहा है तो 10 पैसे के अराउंड दिख रहा है, तो 10 पैसे भी अगर है और 2,000 रुपए में आप तो 10 कॉइन डेली आ रहे हैं, ₹1 लगभग जो है निकल के आता है। और ₹1 2,000 रुपए के पीछे अगर ₹1 डेली हमें एक तरीके से ब्याज या इंटरेस्ट अगर कहीं से आता हो तो वो हो जाता है महीने का ₹30 और ओवरऑल 2,000 रुपए की कीमत का वो हो जाता है 15% मंथली। 15% मंथली रिटर्न जो है वो आपकी एफडी की तुलना में 24 गुना ज्यादा होता है। तो यानी 10 पैसे की कीमत में भी आपका जो निवेश है वो एफडी की तुलना में 24 गुना रिटर्न देने वाला है। और अगर कीमत इससे प्लस रहती है तो आप सोचे आप जो है एफडी की तुलना में, म्यूचुअल फंड की तुलना में कितना गुना आपको रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है। तो अभी जो है वो हमारे पास में जो है 9 बजने में
लगभग 18 मिनट हैं। अब अपन जो है कुछ इंटरेक्टिव जो है बातचीत कर लेते हैं, किसी के कोई सवाल जवाब है। महागुरु भी हमारे साथ में है। और ओवर टू यू मोहर सिंह जी, शेखावत जी। धन्यवाद मनीष जी, आज आपने अपना समय निकाला और समय की कमी की वजह से हमें बहुत कुछ सीखना है इस चीजों से, लेकिन आज समय की कमी है, इस वजह से वो पूरी चीजें नहीं सीख पाए हम आपसे, और आशा करेंगे कि आप दोबारा भी इस सेशन में आएंगे और हमें अपना ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो शेखावत सर, अपने कुछ साथी हैं, मनोज जी, नारायण जी, मदन जी, पृथ्वी जी हैं, सनी जी हैं, मनमीत सिंह जी, मनतेक सिंह जी, बद्री प्रसाद जी। जो भी साथी का कोई अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और क्योंकि अभी टाइम की कमी है, 9 बजे अपनी नेशनल मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले हमें ये मीटिंग खत्म करनी है। तो प्लीज आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर अभी बातचीत कर सकते हैं हमने शेखावत सर से। शेखावत सर, मेरा एक क्वेश्चन है। नॉर्मली हम जब भी किसी से डिस्कशन करते हैं एमएसटी को लेके, तो आपको पता है मार्केट में और भी बड़ी स्कीमें रहती हैं। तो क्वेश्चन आता है हमेशा कि फ्रॉड होगा, ये होगा, कंपनी कल को भाग जाएगी, उसकी श्योरिटी मांगते हैं कि आप श्योर कर सकते हो। इन दैट केस हम उनको किस चीज पे उनको मोटिवेशन दे सकते हैं कि कल को हम उनको एमएसटी के साथ जोड़ सकें? चलिए, महागुरु जो है वो आंसर दे रहे हैं, या छोटा सा आंसर मैं भी दे देता हूँ। नहीं, आप दीजिए, मनीषा दीजिए आप। ओके, तो मनमीत जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, JNK से। ओके, तो सर ऐसा है कि पहली बात तो मार्केट में जो भी कंपनियां जिनका हम जो है वो भागने का और का सुनते हैं, एक तरीके से वो सारी की सारी कंपनियां या तो इन्वेस्टमेंट टाइप के प्लान होते हैं, और जहाँ पे उनके ऊपर लायबिलिटी होती है। यहाँ पे एमएसटी हमें जो है फ्रैक्शन परचेज करने के बदले कोई रिटर्न का जो है अलग से आईएनआर के अंदर जो है वो अलग से वादा नहीं करती है। जो हमसे वादा जो करती है वो ये है कि फ्रैक्शन के बदले आपको कॉइन जो है वो डेली मिलते हैं, और उन कॉइन को देने में कंपनी को जो है वो कोई उसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी जो है वो नहीं है, इसलिए कंपनी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और तो ये जो है पहली बात जो है, जिन कंपनियों के ऊपर लायबिलिटी होती है वो भागती हैं, इसके ऊपर कोई अलग से जो है वो लायबिलिटी नहीं है। और टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी को ये धीरे धीरे जो है वो डे बाय डे डेवलप करते जा रहे हैं। अगर आप इसके सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, मैं सभी से कहूंगा कि इसके सोशल मीडिया हैंडल्स को हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसके प्रति जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। देखो, कॉन्फिडेंस की कोई अलग से दवाई नहीं होती। किसी चीज के बारे में हम जो है हमें गहन नॉलेज होता है, तो उसी से हमें जो है उसकी विश्वास उसके प्रति जो है मजबूत होता है, उसकी एक्टिविटीज को देख के। तो हमारी कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, जो पीछे कार्य कर रही है हमारी कंपनी बैकएंड में, वो सारी के सारे कार्य जो है हमें इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आधी चीजें जो है वो आपको हो सकता है कि स्क्रीन शेयर करके, और आप खुद भी जो है वो सारे के सारे उनको फॉलो करें, सोशल मीडिया चैनल्स को जो है फॉलो करें यहाँ पे, जिससे कि आप जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है इसके बारे में मजबूत होगा। मेरी शायद स्क्रीन शेयर हो रही है। तो जैसे हमारा जो है वो फेसबुक पेज जो है, एमएसटी ब्लॉकचेन का जो फेसबुक पेज है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो फेसबुक पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के नित नए जो है वो टाई अप्स हो रहे हैं। और हमारी कंपनी जो है अभी जैसे यहाँ पे आईआईटी इंदौर के अंदर जो है ये प्रोग्राम था हमारा जो है एक्वेंटो, उसके भी हम जो है वो यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर थे। अभी जो है एएमएल वॉचर के साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। उससे पहले जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉ ब्लॉक्स जो है उसके साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। उससे पहले भी आप देखेंगे अलग अलग जितनी भी जो है यहाँ पे जैसे ये आप देखें कि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है पुणे के अंदर, उसके अंदर भी जो है ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको भी जो है ये कंपनी की टीम जाती है टेक्निकल, और जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो है हमारे
डेमोन्स्ट्रेशन करती है, प्रेजेंटेशन करती है हमारी ब्लॉकचेन के बारे में, जो है बडिंग इंजीनियर्स हैं उनको सारी जानकारियां देती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसके अंदर अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पीछे की जो भी हमारी अब तक की जो गतिविधि हमारी ब्लॉकचेन की है, जैसे आप ये देख पा रहे हो पार्टनरशिप अनाउंसमेंट जो है, और इससे पहले जो है जैसे मैंने बताया लॉ ब्लॉक्स के साथ में भी हमारी पार्टनरशिप हुई है। उसके अलावा जो है वो क्विल सिक्योर के साथ में भी हमारी पार्टनरशिप हुई है। बहुत सारी इस तरह की जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं वो डे बाय डे जो है पीछे यानी बैकएंड में क्या काम चल रहा है कंपनी का, जो हमें जो है रेगुलर मीटिंग के अंदर जो है वो बहुत बार इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। जैसे क्विल ऑडिट्स के जो है जो एक सिक्योरिटी एंड ऑडिट फर्म है, उसके साथ में भी हमारी जो है ये पार्टनरशिप अनाउंसमेंट आप देख पा रहे हैं 30 दिसंबर को हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और जैसे मैंने सिंपल सी पहले एक ही शब्द कहा कि कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट ये प्लान नहीं है, कोई लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर क्रिएट नहीं होती। तो भागने का जो शब्द है वैसे तो वो वहीं से आया है, जो एमएलएम कंपनियों से ये शब्द आया कि कंपनी भाग जाती हैं। वो इस तरह की कंपनी होती है जो जो है आरओआई का कोई दावा करती है और लाइबिलिटी उन पे क्रिएट हो जाती है। मनवीत जी कुछ क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ क्लियर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली अपना जो कॉइन ओपन होगा ये कब तक ओपन होगा? हाँ जी, तो इसके बारे में शेखावत सर अगर कुछ कहना चाहें। जी सर, जो डेली का कॉइन आ रहा है अभी मनीष बेनीवाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आपको दिया था। वो कौन सा था कि इस समय अगर हमारा 10 पैसे का भी शो कर रहा है और 10 पैसे का शो होने पर उसकी वैल्यू 10 पैसे भी लेके चलते हैं तब भी इंटरेस्ट आ रहा है, यानी वो उन्होंने कैलकुलेशन ये दे दिया। अच्छा रही बात दूसरी आगे की बात करते हैं, तो अभी P2P ओपन चल रहा है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं और दे रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जो लोगों के पास में एक्सेस कॉइन है वो अपना देना चाहें तो दे भी सकते हैं। बाकी लोग क्यों ले रहे हैं कि वो इसलिए ले रहे हैं कि आगे फ्यूचर में इसका रेट अच्छा जाएगा और बहुत सारे यूज केसेस आएंगे तो वहां यूज कर सकते हैं और डिमांड बढ़ेगी, इसलिए वो ले रहे हैं। ये उनके अपने पर्सनल मैटर है, बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। रही बात इसके लिए कि ओपन एक्सचेंज पे कब आएगा कि जहां हमें कभी इंतजार नहीं करना पड़े, लेने वाले का भी देने वाले का भी, तो वो बहुत जल्दी आएगा और इनका अपना खुद का ही एक्सचेंज आएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ तो देख रहे हैं कि खुद के एक्सचेंज से ही शुरुआत की जाए और उसके लिए लीगलिटी के रूप में गवर्नमेंट का एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, एफयूआई का लाइसेंस। उसके लिए इनका अपना वो हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है, अगली डेट भी फाइनल हो चुकी होगी, तो वो सब सारी चीजें भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। शुरुआत हुई है तो जरूर होगा। तो अगर कोई कॉइन बेचना भी चाहता है तो बहुत सारे ग्रुपों में खरीदने वालों के भी चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। देखिए मनीष सर अभी दिखा रहे हैं आपको उस भारत कॉइन के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, जो है अभी जो है वो कंपनी का जो है एक्सचेंज जो है वो रेडी है, भारत कॉइन एक्स के नाम से जो है, जहाँ पे हम जो है अपने कॉइन्स को ट्रेड कर पाएंगे और जहाँ पे हमारा जो एमएसटीसी कॉइन है वो भी उसकी भी लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है भारत कॉइन एक्स। इसका जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है। हमारी ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट है एमएसटी ब्लॉकचेन, उसके होम पेज के ऊपर भी आप जो है इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट जो है वो देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि हमारी कंपनी डे वन से जो है वो लीगल तरीके से ही आगे बढ़ रही है। और तो लीगल फॉर्मेट को ही कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए जो इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है बेसिक, वो है FIUIND का लाइसेंस। और अभी इंडिया के अंदर जो लगभग 47 जो है वो एक्सचेंजेस जो है वो काम कर रहे हैं जिनके पास में FIUIND का लाइसेंस है। और हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं प्रमोद बोराटे सर, उनके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जो है 9 दिसंबर को FIUIND के लिए लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई किया जा चुका है। तो जैसे ही वो FIUIND का लाइसेंस, अब ये यानी हम कह सकते हैं कि गेंद जो है वो सरकार के पाले में है और उनकी तरफ से जब FIUIND का लाइसेंस जो है मिलता है या फिर जो है वो एडिशनल कुछ जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और डिमांड कर सकते हैं लाइसेंस देने से पहले, तो यानी कि गेंद जो है वो उनके पाले में। और जैसे ही FIUIND का लाइसेंस मिलता है, हमारा भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह तो ऑलरेडी यानी रेडी है और उसको जो है ज्यादा देर फिर जो है वो नहीं लगेगी। 9 दिसंबर को अप्लाइड है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जो है वो FIUIND का लाइसेंस हमें जो है वो मिलने की पूरी संभावना है जी।
we are expecting that we will get the FUND license. In other case, if we will not get the license, what is the next plan? बिल्कुल, इसके बारे में वैसे शेखावत सर जो है कुछ प्रकाश डालें। जी देखिए, डेफिनेटली लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन केस में नहीं मिल पाता तो बहुत सारी पार्टनरशिप आप देख रहे हैं कि किसी किसी के पार्टनरशिप के अनुसार किसी किसी एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली लॉन्च रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एक्सचेंज को भी कहते हैं कम्युनिटी चाहिए, और मास्टर स्टॉक के साथ में MST ब्लॉकचेन के साथ में बहुत सारी कम्युनिटी और बढ़ती जा रही है। तो कम्युनिटी ऑलरेडी है। देखिए, अगर आप टोकन बनाते तो हो सकता है कि कम्युनिटी ज्यादा नहीं होती। ये अपने आप में खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का नेटिव कॉइन है, और खुद के नेटिव कॉइन के लिए वहां लिस्ट करने के लिए कम्युनिटी ऑलरेडी है। तो आने दीजिए, बाकी के वो उनका इंटरनेट प्लान होगा। तो इसलिए चाह रहे हैं कि सबसे पहले अपने ही एक्सचेंज पे लॉन्च किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि बाकी जितने 47 एक्सचेंज है उनके ऊपर भी लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी की है कि खुद का ही एक्सचेंज लाके और उसी पे से ही लिस्टिंग की शुरुआत जो है वो की जाए। यानी कि सारे जितने भी मार्केट के अंदर कोई ना उनका खुद का एक्सचेंज नहीं होता तो भी वो दूसरे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते ही हैं। तो वैसा ही यहाँ पे है कि अगर खुद को लाइसेंसिंग नहीं मिलती है तो उस केस में फिर जो है वो अल्टरनेट जो तरीके हैं उनके ऊपर भी विचार फिर आगे जो है वो किया जा सकता है। प्लान बी भी कंपनी का ऑलरेडी यानी कि उसके बारे में रेडी है। ओके, थैंक यू फॉर मार्केट। सनी सर, आपका कुछ क्वेश्चन है कोई? हाँ, नमस्कार सर। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। सनी सर, मेरा क्वेश्चन तो क्या क्वेश्चन थे वो मनमीत सर ने क्वेश्चन से मेरे क्लियर हो गए हैं, तो चलो वो भी थे। सर मुझे क्या कि क्वेश्चन कई बार किसी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये आधार कार्ड और पैन कार्ड जो नहीं देना हमने क्योंकि ये गवर्नमेंट के वो है, हम ये नहीं करते, इसमें थोड़ी सी में ये आता है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखो क्या कि जो KYC पॉलिसी है जी, आप जितने भी मैंने 47 जो है एक्सचेंज जो आपको बताए हैं उनमें किसी पे भी आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो आपसे जो है पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वो मांगा जाएगा जी, क्योंकि जो भी लीगल फॉर्मेट में काम करेगा उसको KYC जो है वो मैंडेटरी है जी। और तो यहाँ पे हमारी कंपनी भी जो है वो बिल्कुल लीगल फॉर्मेट में काम कर रही है, इसलिए जो है उसको भी KYC लेनी जो है वो मैंडेटरी है। और गवर्नमेंट की जो AML और CFT की जो पॉलिसी है उसके आधार पे जो है वो KYC मैंडेटरी है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, फिर वो जो है फ्रैक्शन ओके सर। ओके, अभी टाइम की थोड़ी कमी है। अगर कोई साथी अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि अभी 9 बजे नेशनल मीटिंग का टाइम होता जा रहा है। हाँ, अपने पास में है 5-7 मिनट है, फटाफट किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं अपन। हेलो जी सर जी। हाँ, नमस्कार सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम इसको बता रहे हैं कि हमारा ये ब्लॉकचेन है, कोई MSTC कॉइन हमारा मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो कल को जैसे हम इसको सेल करते हैं, मतलब जैसे हमारा भारत कॉइन एक्सचेंज आ जाता है, तो उस टाइम पे हमारा हमको कितना मतलब 30% जो कि क्रिप्टो में चलता है कि फ्लैट 30% टैक्स है, वही हमें भी देना पड़ेगा, या मतलब गवर्नमेंट जो हमें कट के मिलेगा बेसिकली अकाउंट पे, तो वो 30% ही रहेगा या कम भी रह सकता है? देखो ऐसा कि जो यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो नियम है कि आपने क्रिप्टो करेंसी जो है वो कोई किस रेट पे बाई की उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स होता है। तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपको जो है कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कोई टैक्स नहीं होता। दूसरा, अभी जो है जो अपना नया बजट आने वाला है और तो उसके अंदर जो है इस बार संभावना है कि काफी सारे नए जो है प्रोविजंस जो है वो आने वाले हैं। सेबी और RBI मिलकर भी काफी सारी चीजें, नए रूल रेगुलेशन और
अपना जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, वो भी कई सारी जो है इन चीजों के ऊपर जो उनका चल रहा है। और तो जो नया रूल रेगुलेशन आता है उसके हिसाब से क्या रहता है वो खैर अभी जो है फ्यूचर में अपने को पता लग ही जाएगा। और लेकिन यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि हमने जो है वो कॉइन्स परचेज नहीं किए हैं, यहाँ पे हमने किसी एक्सचेंज से कॉइन परचेज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से रहता है वो एक बार जो है उसके लिए हमें जो है वो टाइम आने पे ही जो है वो सीए के साथ में कंसल्टेशन करके उस चीज को जो है करना पड़ेगा। या इस मामले में हमारी जो लीगल एडवाइजर जो है इशिता शर्मा मैम, वो जो है उनसे भी जब हमारा ये एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाती है, इसको हम सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उस टाइम जो है देखते हैं उनसे भी एडवाइजरी लेके और आपको प्रॉपर जो इसका आंसरिंग करेंगे, उनसे एडवाइजरी इस बारे में लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमने यहाँ पे एक बात है कि हमने कॉइन्स परचेज नहीं किया, हमें डेली बेस पे जो है मिल रहे हैं, हमने एक्चुअल में फ्रैक्शन परचेज किए हैं। तो उस तरह का किस तरीके से रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन से, तो उसका जो है कंसल्टेशन के बाद में जो है प्रॉपर आंसर, गलत आंसर की बजाय जो है वो प्रॉपर आंसर लेके ही जो आपको बताना जो है ज्यादा उचित रहेगा। और वैसे अगर अभी जो है हमारा लिस्टिंग होगी और उसके बाद में उसका रेट आएगा, उसके बाद में कोई सेलिंग वगैरह शुरू होगी, और तब तक जो है वो नए नॉर्म्स भी हो सकता है कि आ जाएं। ओके सर, थैंक यू सर। बी खोमई शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। कोई भी नहीं सर, हम इम्फाल मणिपुर से हूँ, और शाहरुखी और शेखावत की मैडम से हम लोग का इम्फाल से मणिपुर से संपर्क हूँ। हम क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ कि 42 का जो हमारा नोट है, ये नवंबर तक के अंदर खत्म होने जा रहे हैं, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है। ये 42 नोट कहाँ तक लेस हो गया है, कब तक हम लोग इसका जो पूछताछ कर सकता है कि नोट औरों को खिला ले सके, कब तक हम लोग का समय तक मिल जाएगा, वो बताइए सर। इसमें ऐसा है कि अभी जैसे गोवा में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें प्रमोद बोराटे सर ने जानकारी दी थी कि नोड सेलिंग प्रोग्राम अब हमारा जो है वो 21 नोड तक ही रहेगा, 42 नोड तक नहीं सेल करेंगे, सिर्फ 21 नोड तक ही जो है अभी जो एक तरीके से किसी ब्लॉकचेन को स्मूथली रन करने के लिए जो चाहिए होते हैं वो बेसिकली तो जो है 21 नोड ही चाहिए होते हैं। 42 नोड के केस में भी हमारे एट ए टाइम हर टाइम जो है सिर्फ 21 नोड ही एक्टिव रहते हैं, 21 नोड जो है वो वेटिंग में रहते हैं, या राउंड रोबिन सिस्टम जिसको कहते हैं एक। तो यानी कि हर नोड को जो है वो ब्लॉक्स वैलिडेट करने का मौका हर टाइम नहीं मिलता, डेली नहीं मिलता, 21 नोड ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए एक बार के लिए जो है वो 21 नोड ही कंपनी सेल करने वाली है। सर 21 नोट का जो सेलिंग है ये कब तक का चालू, कितना महीना तक जारी रहेगा? स्टॉक लाके रखा हुआ है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाए। थैंक यू सर। शेखावत सर। ये सर मुझे लगता है सर मनीष सर का नेटवर्क का इशू है क्या? जी सर। मेरी वॉइस कट गई थी क्या? ये सर जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक सेल होंगे, लेकिन जो करंट स्पीड है उसके हिसाब से जो है वो 2026 के एंड तक जो है वो सेल हो जाने चाहिए सारे, करंट स्पीड के हिसाब से। बाकी तो जो है वो सिचुएशन अलग अलग पे डिपेंड करता है, और जल्दी भी सेल हो सकते हैं कि जो है बल्क बायर आ जाए फॉरेन हमारे कंट्री से, जो है जैसे कि वहां पे तो डायरेक्टली हो सकता है कि नोड टू नोड ही सेल हो डायरेक्टली, एक पूरा कंप्लीट नोड भी जो है वो हो सकता है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इंडिया के अंदर ही और करंट जो स्पीड चल रही है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करें तो इस साल के अंदर जो है वो खत्म होने की संभावना है। लेकिन हमें जैसे वो कह रहे थे कि हम कब तक खरीद लेना चाहिए, तो वो तो ये है कि
जितना जल्दी खरीदो उतना बेटर है, क्योंकि अभी कीमत कम है, आगे चल के जो है कीमत बड़ी हो जाएगी और कॉइन भी कम मिलेंगे। तो जितना पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सुल्तान जी का भी कोई क्वेश्चन है शायद, वीरेंद्र जी का। सुल्तान जी आपको ऑप्शन है और वीरेंद्र जी आपको भी ऑप्शन है, आप अपना कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हेलो जी सर जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप अभी देख रहे न्यूज में चल रहा है, क्रिप्टो को लेकर के रेगुलेटरी बनाने के चक्कर में सेबी, आरबीआई और टैक्स डिपार्टमेंट की बैठक होने वाली फरवरी में, तो इस पे नई गाइडलाइन आएगी और एक्सचेंज को भी संभवतः सेबी से भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जितने भी एक्सचेंज काम करेंगे इंडिया से। तो ये चीजें क्रिप्टो के लिए आ रही है, लेकिन हम लोगों का जो बेस है वो ब्लॉकचेन का है, ना कि क्रिप्टो का है। जैसा कि बताया जाता है कि ब्लॉकचेन जैसे एक हाईवे है, तो क्रिप्टो इसके ऊपर चलने वाली एक छोटी सी गाड़ी है। तो जो भी रेगुलेशन हो रहा है सर, ये क्रिप्टो को लेकर हो रहा है, ना कि ब्लॉकचेन को लेकर के हो रहा है। तो इसमें क्या मतलब हम लोगों को दिक्कत आने वाली है नहीं ब्लॉकचेन वालों को? क्योंकि अगर कोई भी इशू आएगा या कोई भी चीजें आसान होगी या कठिन होगी तो क्रिप्टो को लेकर के हो रही, ना कि ब्लॉकचेन को लेकर के है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर किसी प्रकार का असर आ सकता है यहाँ से भी, आरबीआई या टैक्स डिपार्टमेंट की बैठक के बाद? या क्योंकि इस बारे में जो है बेसिक जो है वो अपन कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे आपने खुद के ही शब्दों में कहा कि जो भी रेगुलेशन आ रहे हैं वो क्रिप्टो से रिलेटेड आएगा। तो पहली चीज कि ये चीज श्योर है कि क्रिप्टो पे कोई बैन होने वाला नहीं है। 47 एक्सचेंजेस को ऑलरेडी FIUIND जो है वो लाइसेंस इस साल के अंदर दे चुका है। 49 के करीब ये संख्या होने को चली है अभी। तो क्रिप्टो पे बैन होने वाला नहीं है, ये श्योर है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन जो है दे दिया था 2018 के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल एसेट है और हर कोई होल्ड कर सकता है और उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को जो आपत्ति है वो है कि इसको लीगल टेंडर मानने में। तो ये वर्चुअल एसेट्स है, इसको होल्ड कर सकते हैं और इसके ऊपर टैक्सेशन के नियम भी जो है ऑलरेडी है। और इस बार की जो आपका ये जो फॉर्म रहेगा, आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर भी एक अलग से कॉलम है कि क्या आपके पास में कोई डिजिटल एसेट्स हैं, तो उनको भी आप रिवील कर सकते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो इसको कहीं भी बैन करने वाली तो नहीं है, कम से कम। सेकंड थिंग है कि उसमें टैक्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी इतना हाई है कि उसमें हो सकता है कि रिबेट ही मिलने वाली है, उससे बढ़ना नहीं है। 30% टैक्स जो है वो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कोई टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें जो है वो रियायतें ही हमें मिलने वाली हैं, यानी टैक्स नॉर्म्स कुछ इजी होंगे। सेकंड थिंग जो है, सेबी और आरबीआई जो है वो इस चीज को जो है और भी रेगुलराइज्ड करने के मूड में है। और जैसे FIUIND के साथ में हो सकता है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो सेबी के अंडरटेकिंग में भी आए या सेबी के जो है वो उसके कंट्रोल में आए। तो वो चीज जो है वो हमें कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जैसे आपने खुद के शब्दों में कहा कि हम जो है वो ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन का अडॉप्शन जो है वो डे बाय डे जो है वर्क सेक्टर में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट खुद भी जो है इस चीज को अपना रही है। तो और हमारा जो काम है वो बिल्कुल एक तरीके से फ्रैक्शन सेलिंग का भी है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को GST जा रही है। अगर ऑब्जेक्शनेबल रहता तो पहले ही ऑब्जेक्शन जो है वो आ चुका होता। और तो अभी जो है यानी कि जो भी होगा, जो भी अभी यानी कि इसमें बजट के अंदर होगा तो वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव साइड पे जाने की उसकी कोई संभावना नहीं है। जो भी सिनेरियो है उसके हिसाब से नेगेटिव साइड पे हमारे लिए कोई भी चीज नहीं होगी, हमारे लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है वो। अच्छा सर, ये जो 47 जो FIU का लाइसेंस मिला है एक्सचेंजों को, तो सर इसमें क्या कोई क्रिप्टो एक्सचेंज भी है कि सारे शेयर मार्केट के एक्सचेंज हैं? नहीं सर, शेयर मार्केट के एक्सचेंज थोड़ी है, क्रिप्टो एक्सचेंज ही है सारे। तो इंडिया के ही अपने? नहीं, इंडिया के जरूरी नहीं है, उसमें इंडिया के अलावा भी जो है वो भी बहुत सारे हैं। और अच्छा सर, अच्छा। क्योंकि सर ये हम लोगों के लिए तो नया हो गया। MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया की पहली ब्लॉकचेन है, लेयर 1। तो किसी भी लेयर 1 का जो ब्लॉकचेन का एक्सचेंज आएगा वो भी पहली बार आएगा इंडिया में। नहीं देखो,
ब्लॉकचेन का एक्सचेंज होना कोई जरूरी नहीं है, बिटकॉइन का कोई एक्सचेंज या इथेरियम का कोई एक्सचेंज थोड़ी है अलग से, ठीक है। ये तो हमारी एक कंपनी है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके डिफरेंट वेंचर्स हैं, यानी कि उसने जो है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट ने एमएसटी ब्लॉकचेन भी बनाई है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट ने जो है अपना जो है वो एक्सचेंज भी लेके आ रही है, तो वो डिफरेंट वेंचर्स हो गए। हमारी कंपनी का नाम तो जो है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, देखो कॉइन DCX, ये आपको दिख रहा है ट्रेड नेम, और इसकी पीछे जो कंपनी है उसका क्या नाम है, नेबलियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आप जो है ये देख रहे हैं यूनोकॉइन, इसका यूनोकॉइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरीके से जो है जियोटस नाम का जो एक्सचेंज है उसका जियोटस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कि यहाँ पे जो है इधर आपको जो है एक्सचेंज का नाम दिख रहा है, इधर उसकी जो है कंपनी, जो उसको बनाने वाली कंपनी जो है उसका आपको जो है वो नाम दिख रहा है। ये इसमें से बहुत सारी कंपनीज इंडियन है और बहुत सारी जो है वो फॉरेन कंपनी है। ये टोटल लगभग जो है 47 जो है वो यहाँ पे कंपनीज हैं, और जिनका पिछले साल अभी जो है वो लोकसभा में एक आंसर जो है क्वेश्चन के आंसर देते हुए जो है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने जो है वो 47 की लिस्ट जो है रिवील की थी। और वैसे आप जो FIUIND की वेबसाइट के ऊपर जाके भी जो है ये लिस्ट देख सकते हैं। अभी ये लिस्ट जो है लगभग 47 की हो चुकी है। जी है। तो इसमें जेपे वगैरह है सब, वजीरेक्स और इंडिया की बिल्कुल जेपे है, वजीरेक्स है, आप देखो कॉइन स्विच है, कॉइन स्विच और मुद्रेक्स है। इसके अंदर जो है वो बाइनेंस भी है जी, ठीक है, बिट BNS, ये सारी है। ये सारी जो है वो लगभग जो अभी आपको नाम दिख रहे हैं ये ज्यादातर इसमें से इंडियन है, और जो इसके अलावा भी जो है लगभग टोटल जो है वो लगभग 49 के आसपास जो है वो है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि हम लोग की जो वैलेट है ब्रिज की, तो इससे अभी पूरी तरीके से फुली ऑपरेटेबल नहीं है, मतलब ये अभी आप देखेंगे ट्रेडिंग वगैरह इसमें बंद है, तो ये सर कब वैलेट जो है वैसे ट्रेडिंग के लिए होता भी नहीं है, सिर्फ कॉइन स्टोर करने के लिए होता है जी। और जी बताइए। हाँ, आपका क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और कंप्लीट कर लें। मैं ये कह रहा था सर, जैसे अपनी ही वैलेट है, जो हम लोग अपनी वैलेट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे हम यहाँ से ट्रेड भी करें, हम यहाँ से स्वैप भी करें, दूसरी क्यों यूज करूँ मैं? तो ये ऑप्शन सर अपनी वैलेट में मुझे कब मिलेंगे? देखो इसके बारे में जो वहाँ पे अभी जो गोवा में प्रोग्राम हुआ था उसके बाद वहाँ पे मैंने भी ये क्वेश्चन जो है पुट किया था, और इस पे अभी जो है वो बैकएंड में जो है वो काम चल रहा है काफी सारी चीजों के ऊपर। और तो यानी कि इसके अंदर अभी बात करें तो सिर्फ जो है EVM चेन्स जो हैं उन्हीं के अपना भी एक बार कॉइन जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और कॉइन स्टोरेज का पर्पज तो अपना अभी सॉल्व हो ही रहा है, और जो स्वैपिंग का है वो भी जो है इन फ्यूचर जो आ जाएगा। वैसे अभी जितने भी ये अपने क्या कहते हैं जो वैलेट एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर जो है वो स्वैपिंग जो है वो सारी की सारी होती थर्ड पार्टी के थ्रू ही है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो अपना सेपपाल है या कोई भी है, तो इसके अंदर वैसे इन दिनों में स्वैपिंग जो है वो है भी यहाँ पे अगर आप स्वैप पे जाएंगे तो इनके अंदर भी जो है आप स्वैपिंग की फैसिलिटी जो देखेंगे वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप नीचे देख पा रहे हैं स्वैप में प्रोवाइडर का नाम जो देख पा रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, तो वो जो है यानी कि हमारे साथ में भी जो है वो उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके लिए खुद को हमें जो है वो वैलेट को कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो है वो रहते हैं स्वैपिंग के लिए। हाँ सर, वही है थर्ड पार्टी सही सर, मतलब स्वैप ऑप्शन वही मेरा कहना था, थर्ड पार्टी तो आएंगी इस पे। ये सर कब तक लगभग मैं उम्मीद करूं, महीने 2 महीने 3 महीने में कब तक? इस बारे में एग्जैक्ट आंसर जो है वो या तो टेक्निकल टीम या जो है वो फाउंडर हमारे जो है वो दे सकते हैं, लेकिन यानी कि ये क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था तो ये था कि बैकएंड पे जो है काफी सारी इन पे जो है वो ब्रिज के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, ये सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो है हमें फुल्ली फंक्शनल जो है वो चीजें नजर आने लग जाए, स्वैपिंग फैसिलिटी और भी सारी चीजें जो है वो हमें। और हो सकता है कि हमारा जो खुद का जो एक्सचेंज आ रहा है तो उसके आने पे भी जो है ब्रिज की उसके साथ में भी इंटरकनेक्टेड जो है वो हो सकता है,
और स्वैपिंग फैसिलिटी जो है, जैसे सर ये वैलेट आया, ऐसा एक्सचेंज भी तो नहीं आ जाएगा कि वहां भी आधा अधूरा रहेगा? देखो इस बारे में जो आपका जो है, मैंने भी बिल्कुल कड़े शब्दों में ये बोला था कि जो भी चीज हमारी आए तो वो चाहे थोड़ा डिले से आए लेकिन आए फुल्ली फंक्शनल। बस सर वहाँ पे थे, हो सकता है यहाँ पे कोई और भी हो जो गोवा मीटिंग में थे। मैंने ये कहा था कि भी कोई। सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो बेनीवाल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है चीजें अंडर जो है उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी काफी सारी चीजें, यानी कि एक तरीके से पूरा नहीं है, अधूरा है अभी तो, उसमें काफी सारी चीजें जो है होने वाली है। तो मैंने वही कहा था कि जो है वो भले थोड़ा लेट आ जाए लेकिन चीज जो आए तो वो कम से कम जो है वो 95% जो है कंप्लीट हो। वैसे क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, जितने भी वैलेट हम देखते हैं उनमें भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन एक तरीके से काफी सारी फंक्शनलिटी जो है कम से कम 90% फंक्शनलिटी। अपडेट आना सर एक अलग चीज हो गया, फुल फ्लैश में वैलेट आना एक अलग चीज हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट तो सर ये जीवन भर होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही कर। हाँ तो सर अच्छी चीज में जो है वो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। वैलेट पे जाइए तो लगता ही नहीं कि अपनी वैलेट पे हम आए, खिलौना टाइप की लगती है, खाली बस कॉइन आ गए और कुछ होना हुआ ना यहाँ से नई वैलेट से है। तो एक चीज आप जो है शेखावत सर से, अगर शायद यहाँ पे हैं हमारे साथ में शेखावत सर, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने आपकी जो ये आवाज है ये मैंने जो है पूरे कड़े शब्दों में जो है वहाँ पे उठाई है प्रोग्राम के अंदर। बढ़िया सर, उठाना भी चाहिए क्योंकि हम लोग का जो है बेस सर यही सब चीजें हैं, कर रहे हैं इसको पूरी तरीके से। तो अपनी कंपनी है, हम लोग वैलिडेटर है, तो जो कुछ होगा सुख दुख सर बांटेंगे एक दूसरे से, तभी सर आगे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वीरेंद्र सिंह जी का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं सर। थैंक यू सर। वीरेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरा रात का सादर नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि हमारे कंपनी के अंदर 42 नोट है, उसको डिवाइड किया है और फ्रैक्शन में डिवाइड है 70,000 में। हेलो, हाँ जी, 70,000 है जी, 17,000 नहीं, 70,000 बोल रहा हूँ। हाँ जी। उसमें जिस समय में जिस रेट में उसका, जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने 1750 में फ्रैक्शन खरीदा था, उस समय कॉइन आ रहे थे 13.75 या 76 के करीब थे। इस प्रकार से मैंने बाद में खरीदे जब उसकी रेट के अनुसार, तो उस समय सर 11 पॉइंट ऊपर कॉइन आ रहे थे। तो क्या ये जो जिस टाइम में कॉइन खरीदे थे उसका मात्रा समय के अनुसार घटती जाएगी कि वही बनी रहेगी? नहीं जी, घटती है वो तो। आपको चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपने ये तो पता है कि हर फ्रैक्शन हमारे हर नोड के अंदर जो है 70,000 फ्रैक्शन है, ठीक है जी। अभी हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, हर ब्लॉक के साथ में 200 कॉइन हमारे मिंट होते हैं। तो यानी कि 1 मिनट के अंदर ये घटना यानी 20 बार हो जाती है, और 1 मिनट के अंदर 20 बार का मतलब यानी कि 4000 कॉइन 1 मिनट के अंदर बनते हैं। तो टोटल कॉइन जो है वो 1 मिनट के अंदर 4000 बनते हैं, और 1 घंटे के अंदर 2,40,000 बनते हैं। 24 घंटे के अंदर जो बनते हैं टोटल, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो बनते हैं 57,60,000 कॉइन, ठीक है। और 57,60,000 कॉइन जो है, अब बात करें कि हमारे हर नोड के 70,000 फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन के हिस्से में कितने कॉइन आते हैं? तो सबसे पहले जो है चौथे नोड से ही जो है पब्लिक को फ्रैक्शन मिलने शुरू हुए थे। तो अगर हम 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आप देखो कि 20.57 कॉइन जो है वो हर एक फ्रैक्शन होल्डर को आते थे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिंपल सा ये मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें हम सारे एम्प्लॉय हैं, और डेली वो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट में से सबको जो है वो बोनस बांटती है। तो डेली कंपनी को 57,60,000 रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हर एक के हिस्से में जो है
वो बोनस तो डेली उतना ही बन रहा है, कंपनी का प्रॉफिट उतना ही बन रहा है, तो सबके हिस्से में बोनस जो है वो कम आएगा। जैसे अभी जैसे ही 5वां नोड लाइव हुआ तो हो सकता है कि आपने 5वें नोड से लिए हो 16 नहीं, आपने 6ठे नोड से लिए है, तो ये 16.45 जो है आने शुरू हुए थे। उसके बाद में जैसे ही 6ठा नोड लाइव हुआ, आप देखो 13.71 कॉइन जो है यहाँ से शायद आपकी शुरुआत हुई है, जैसे आप बता रहे थे जी। और उसके बाद में जैसे ही 7वां नोड लाइव हुआ तो 11.75 हो गए। अभी जैसे 8वां नोड जैसे ही लाइव हुआ, कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो ये 10.2857 आपको नजर आ रहा है। राउंड फिगर में 10.29 जो है कॉइन हमें वो डेली के अभी के केस में आ रहे हैं। और तो जैसे ही जो है 9वां नोड लाइव होगा, 8वें नोड के 70,000 फ्रैक्शन बिकते ही 9वां नोड लाइव हो जाएगा, तो हमें कॉइन जो आने लग जाएंगे 9.14। तो समय के साथ ये घटेंगे, यानी कि जैसे जैसे एक नोड और ऐड होता जाएगा हमारे इकोसिस्टम के अंदर, तो एक नोड ऐड होते ही 70,000 नए भागीदार आ जाते हैं एक तरीके से मान लीजिए। और तो उसी अनुपात में जो है हमें मिलने वाले कॉइन की संख्या जो है वो घट जाती है। और अगला इसका जो घटना है वो होगा हाल्विंग के टाइम में। मान लीजिए कि अभी 9 ही नोड जो है वो बिके हैं और नवंबर 2026 आ गया, तो उस टाइम जो है हाल्विंग होगी। हाल्विंग मतलब कॉइन बनने की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। तो 200 कॉइन जो बन रहे हैं पर ब्लॉक, वो 100 कॉइन बनने शुरू हो जाएंगे। और ये जो 57,60,000 है, इसकी जगह लगभग जो है वो 28-29 लाख के करीब जो है वो कॉइन बनेंगे इसका, यानी 50%। और तो हमें कॉइन जो है वो मिलने अगर जिस दिन हाल्विंग होगी उससे पहले दिन अगर 8 कॉइन मिल रहे हैं तो अगले दिन 4 कॉइन मिलने शुरू हो जाएंगे। सभी के लिए वो बराबर है। किसी ने पहले फ्रैक्शन खरीदा है उसको आज जो है वो सबको ही, चाहे कितना ही पुराना खरीदा हुआ उसका, डे 1 से खरीदा हुआ है, उसको भी 10.29 कॉइन ही जो है वो आ रहे हैं अभी। जी सर, तो मेरा ये कहना था कि जैसे मैंने 6वें नोट से मैंने फ्रैक्शन खरीदा, उसमें 13.71 कॉइन थे, वो तो 13.71 के हिसाब से ही आएंगे ना? नहीं जी, जैसे ही वो भी घटते दर में, उसके बाद में आपको आने कम हो गए ना। जी 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 सर, समझ गए। हाँ, इस चीज को आप जो है वो वहां पे भी चेक कर सकते हैं। आपके डैशबोर्ड के ऊपर जब जाते हैं ना आप MST ब्लॉकचेन में, आपका जब डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो वहां पे भी आपको ये कॉइन्स की संख्या जो है दिखाता है। जी सर, वो कितने कॉइन आ रहे हैं। हाँ, तो वो घटते हुए क्रम में मैंने देख रहा था, तो घटते हुए क्रम में था, इसलिए मैं पूछ रहा था सर कि मतलब 6वें नोट का जो 13.71 का जो कॉइन आ रहे थे वो भी घट रहे हैं, इसका मतलब घटते दर में आएंगे आगे से। बिल्कुल, सबको ही जो है, जैसे हमने शुरू में जो है लिए थे तब जो है वो कॉइन 20.57 आ रहे थे, तो अब हमें जो है हमें भी अब 10.29 ही आ रहे हैं। जी सर जी, हर फ्रैक्शन के। वो तो समय के साथ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि कंपनी को डेली 57,60,000 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनको बोनस बांटना उनकी संख्या बढ़ रही है, तो हर एक के हिस्से में कमी आएंगे जी। भले वो पुराना एम्प्लॉय हो, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, तो एम्प्लॉय पुराना हो या नया हो, सबको एक बराबर ही मिल रहे हैं जी। जी सर, मेरा दूसरा एक क्वेश्चन था सर, इसका कोई सर जैसे कंपनी का सेल आउट का कोई लिमिट है कि नहीं सर? कोई टाइम, जैसे हमारी कॉइन है, वो कॉइन अर्न करने के बाद में कोई निश्चित कोई इसकी अवधि है कि कब तक इसके सेल आउट हो सकते हैं, ऐसा कोई? देखो ऐसा है कि कंपनी ने टोटल अभी जो है वो 21 नोड जो है वो सेल करने हैं। 21 नोड के 70,000 फ्रैक्शन जो है वो मिला के जो है, ये आप देखो 14,70,000 फ्रैक्शन जो है वो होते हैं। अब ये तो कंपनी पे डिपेंड नहीं है, कंपनी चाहे एक दिन में बेचना तो नहीं बिकेंगे, ठीक है, और कंपनी के अगर हाथ में हो तो वो कल ही बेच दे सारे। तो ये तो पहली बात तो हमारी कम्युनिटी के हाथ में ही है। और कंपनी का खैर उसमें प्रयास हो सकता है कि कंपनी जो है इंटरनेशनली जो है इसकी मार्केटिंग करके, हो सकता है कि वहां नोड जो है और फास्ट बिक सकते हैं। तो लेकिन ये है कि कम से कम जो नोड सेलिंग प्रोग्राम जो है वो अपना 2026 के अंदर तक तो जारी रहने की संभावना है जी। जो अभी की स्पीड है या जो अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो लगभग 2026 के अंदर तो ये जो है सारे सेल जो है 2026 के अंत तक जाते जाते सारे सेल हो सकते हैं। तो सर ये जब सेल आउट होंगे तो क्या हमारे भारतीय मुद्रा में इसका सेल आउट होगा या इंटरनेशनल के मौद्रिक में होगा? देखो सिंपल सी बात है, हम भारतीय जब खरीद रहे हैं तो भारतीय मुद्रा में पे करेंगे, इंटरनेशनल वाले खरीदेंगे
तो उनकी मुद्रा में या क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी वगैरह में भी हो सकता है उनके लिए। तो हम जैसे वैलिडेटर लोग और कोई मान लो इंटरनेशनल कनेक्ट में कोई सेल करना चाहते तो उसकी जो विक्रय होगा सर वो तो इंटरनेशनल करेंसी में होगा ना? हाँ वही कह रहा हूँ, उनके लिए 2 ऑप्शन है, क्योंकि देखो क्या है कि इंटरनेशनल में हर करेंसी के लिए बिलिंग करना और करना वो सारी जो है बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए डायरेक्ट यूएसडीटी में भी अवेलेबिलिटी हो इस चीज की, क्योंकि बाकी जितने भी और नोट सेलिंग प्रोग्राम या किसी का भी इंटरनेशनली कोई भी चल रहा है किसी ब्लॉकचेन का, तो वो यूएसडीटी में रहते हैं ज्यादातर। जी जी, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए अलग अलग करेंसी में पेमेंट लेना और उनको उस हिसाब से जो है वो ट्रांजैक्शन करना, ये तो पॉसिबल नहीं होता, फिर इतने सारे कंट्री हैं दुनिया में, 200 के करीब कंट्री हैं, तो यूएसडीटी जो है उसके अंदर ही रहेगा या यूएस डॉलर के अंदर हो सकता है फिर वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए अभी लगभग 9:22 होते हैं। मनीष जी धन्यवाद आपको, आज आपने इतना कीमती समय निकाला, तो इसके लिए पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में हम शेखावत सर से 2 मिनट लेना चाहेंगे, शेखावत सर, और उसके बाद में हम मीटिंग को और एंड की तरफ लेके जाएंगे। शेखावत सर प्लीज। जी सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो कि आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और स्पेशल गेस्ट के रूप में, हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मनीष बेनीवाल जी का धन्यवाद, और साथ में जितनी भी कम्युनिटी आई है उनके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो कि उन्होंने अपना समय निकाल करके और कुछ सीखने के लिए और प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने जेन्युइन सवाल रखे और उनके सही तरीके से मनीष बेनीवाल जी ने आंसर दिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि ये राइट टाइम है कि इस समय हम जितनी जल्दी फ्रैक्शन को परचेज कर लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कि एक तो जो करंट में रेट चल रहा है उसका बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे पास में इसका जो रिवार्ड आ रहा है वो रिवार्ड इस समय जो आ रहा है वो आगे चल के किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उतने ही परचेज करना है जितना हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है, या हम कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं वो, क्योंकि ब्याज पे लेकर के कभी भी नहीं लेना है और हमें अधिक से अधिक यूनिट परचेज करनी है, जिससे कि हमारे पास रिवार्ड ज्यादा होगा, और जब रिवार्ड ज्यादा होगा तो आगे चल करके इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि को फाउंडर के साथ में अभी भी मेरे काफी अच्छी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने अपना एक रोड मैप दिया था। देखिए ये फाइनल नहीं है, एक रोड मैप दिया था, और वो ये रोड मैप था कि 3 से लेकर के 5 साल के बीच में इसके जो कॉइन है उसके लगभग $1 के आसपास की कीमत टच करेगी, और कितना नीचे आ सकता है वो भी उन्होंने एक आइडिया दिया था कि नीचे आने का भी ये रीजन रहेगा। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने पहले से बना के रखी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने $1 का दिया है, अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाएं कि उन्होंने ₹100 की अगर कीमत आंकी है, अगर इसको हम 10 टाइम्स भी गिराते हैं, अगर हम ₹10 भी लेके चलते हैं तो हमारे पास में क्या कितना वैल्यू रह सकती है। 10 भी छोड़ दो, अगर ₹1 भी रहती है तो ₹1 में हम कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अभी बेनीवाल जी ने बताया था कि 10 पैसे से भी इंटरेस्ट भी उसका निकल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है, हमें 9 बजे को सेशन को बाइंड अप करना था और 9:30 बज चुके हैं। तो चलिए, आप लोगों का ये प्यार है जो कि आपने इतनी देर तक सभी को रोक रखा है। जी कंटिन्यू मोहसिन सर। सबसे पहले तो मनीष बेनीवाल जी आपको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद, और राकेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और मेरी आस्था से बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है, मैंने नहीं सोचा था कि पहली मीटिंग इतनी अच्छी हो पाएगी, और इसलिए मैं टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चाहूंगा कि जल्दी ही हम अगला सेशन भी करेंगे, जहाँ पे हम जितने लोगों की क्वेरी रहेगी या कुछ अपडेट्स रहेंगे वो इसको हम वहां पे शेयर करेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर, एक बार फिर आपको तहे दिल से धन्यवाद सर।